afternoon, students. Today our topic of discussion is oxidation reduction reaction. ये ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। हमने एंजाइम के चैप्टर्स में पढ़ा। वो मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया, दो तरह की होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब सेल जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर। जितने भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये है कि सेल के अंदर वो एनर्जी आती कहाँ से? ठीक है, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो उसे एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। अब एनर्जी का फ्लो 3 वे में होता है: एग्जीक्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करना, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, तीसरा यूज ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को यूज करना। अब ये एनर्जी जो है हम यूज करते हैं क्यों, किस चीज के लिए, किस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं? तो ये एनर्जी हम अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, मूवमेंट के लिए यूज करते हैं एंड रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनमें से कुछ रिएक्शन है जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इनको कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना या हाइड्रोजन एटम का लॉस हो जाना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दूसरा होता है रिडक्शन, कि किसी चीज का रिड्यूस हो जाना। जब भी कोई एटम या एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन एटम को गेन करता है तो खुद को रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये है रिडक्शन। तो इन कलेक्टिवली इनको हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का बेसिक सोर्स होते हैं। अब एलिमेंट्स जो हैं ये भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनर्जी का सोर्स ही हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी लोकेशन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, लोकेशन जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अपने न्यूक्लियस के करीब है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो उस पर ज्यादा होगी, वो इजीली वहां से रिमूव नहीं हो सकता। तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिमूव करना इजी होता है क्योंकि वो जो वैलेंस शेल होते हैं न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो वैलेंस शेल पे कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी का सोर्स है, लेकिन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का सोर्स नहीं है क्योंकि उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से ये एनर्जी का सोर्सेज है। अरेंजमेंट इस तरह से कि ये देखिए ऑक्सीजन एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन अब जो है तो वो स्टेबल एसोसिएशन है, ठीक है, वो स्टेबल है। अगर हम किसी वे से यहाँ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल कर कार्बन को दे दें या हाइड्रोजन को दे दें, अब इलेक्ट्रॉन जब कार्बन या हाइड्रोजन के पास आएंगे तो ये स्टेबल एसोसिएशन नहीं होगी, ये अनस्टेबल एसोसिएशन होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर आने के बाद खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो स्टेबिलिटी की तरफ, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? अगेन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, बैक ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और कार्बन से दोबारा ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तब वो एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में रिलीज करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, मेन फंक्शन सेल परफॉर्म करते हैं, उसमें वो यूटिलाइज होती है। और ये जो एनर्जी रिमूव होती है ये एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, जिसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसके अलावा अगला जो हमारा इसका टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि एक एटम है, ए है, इसके
पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, इसलिए हम इसको कहेंगे इसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एक एलिमेंट बी है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसलिए हम कहेंगे ये रिडक्शन हुई है। और कलेक्टिवली इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एटीपी के सेल एनर्जी करेंसी। सेल एनर्जी करेंसी एटीपी ही होती है। मेजर बॉडी के अंदर जो एनर्जी का सोर्स होता है वो एटीपी ही होती है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जनरली अगर हम बात करें तो जो हम फूड लेते हैं वो सारी जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है, ठीक है, उनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में मौजूद होती है। और वो एनर्जी हमारी बॉडी के सेल डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए यूज करती है। अब वो फंक्शन कौन सा होते हैं, सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए एनर्जी यूज होती है, मूवमेंट के लिए यूज होती है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ब्रेन को कोई मैसेज देना है नर्व ने तो उस मैसेज को कन्वे करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लोअर हायर से लोअर लेवल की तरफ लेके जाना इंग्रेडिएंट्स को, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में ये जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, इनके परफॉर्मेंस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में मौजूद होती है, एटीपी की फॉर्म में मौजूद होती है। अब एटीपी जो है इसके अंदर एबिलिटी है, ये एनर्जी को स्टोर भी करती है और एनर्जी को रिलीज भी करती है। ये एबिलिटी इसके अंदर इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होती है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, जब एडेनिन, राइबोज और फॉस्फेट कंबाइन होते हैं तो एटीपी बनती है। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, जब एक नाइट्रोजनस बेस कंबाइन करती है, पेंटोज, राइबोज एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर के साथ और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ तो एटीपी बनती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब एडेनिन कंबाइन होती है पेंटोज शुगर के साथ तो जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं एडिनोसिन, और इसका दूसरा नाम न्यूक्लियोसाइड्स भी है, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड्स दोबारा कंबाइन होते हैं फॉस्फेट के साथ। जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ कंबाइन होते हैं तो जो दोबारा नया प्रोडक्ट बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एटीपी जो है, अब ये जो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं ये कंबाइन है, इनके अंदर ये जो बॉन्ड मौजूद है इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके दरमियान, कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है। जब इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। देखिए अब इसको रिएक्शन एटीपी रिएक्ट करती है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। जब एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। जब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो 7.3 किलो कैलोरीज जो एनर्जी है वो रिमूव होती है और एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एडीपीएन के एडेनिन डाइफॉस्फेट के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे अब जब एडीपी रिएक्ट करती है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ तो क्या बना देती है, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। अब फॉस्फेट के इस एक मॉलिक्यूल के रिलीज होने से अगेन जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी 7.3 किलो कैलोरी पर एनर्जी होगी, ठीक है। अब एटीपी, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी के अंदर ये सारे के सारे प्रोसेस होती हैं, ब्रेकडाउन होती है फॉस्फेट्स के मॉलिक्यूल की, उसके नतीजे में एनर्जीज रिलीज होती हैं और वो एनर्जी हम डिफरेंट बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ओवरऑल आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने स्टडी किया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशंस क्या होती हैं और रिडक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम और रिडक्शन में हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। उसके अलावा हमने स्टडी किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी एनर्जी का सोर्स होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी लोकेशन के ऊपर, उसकी अरेंजमेंट के ऊपर, कि अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर उतनी ज़्यादा होगी, तो उसका रिमूव होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल जरा न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर कम होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन हम इजीली रिमूव करते हैं। जब वैलेंस शेल के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैलेंस शेल है वो एनर्जी का सोर्स है, इनर शेल एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने उसकी अरेंजमेंट की बात की कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट भी जो है वो भी एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, अरेंजमेंट इस तरह से कि जैसे हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल ली कि ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक स्टेबल एसोसिएशन होगी। अगर हम किसी वे में वहां से इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करके कार्बन या हाइड्रोजन को दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो जो एसोसिएशन होगी वो अनस्टेबल होगी, इलेक्ट्रॉन वापस बैक जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तब भी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, दूसरा जो हमने पढ़ा कि एटीपी एनर्जी का सोर्स होते हैं और वो हम डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए यूज करते हैं, लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स की मूवमेंट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सब के अंदर हम एनर्जी जो है यूज करते हैं। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। अब एटीपी के अंदर एबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को स्टोर भी करती है और रिलीज भी करती है। ये एबिलिटी सिर्फ उसके पास उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की वजह से होती है। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा कि इसके अंदर एडेनिन यानी कि एक नाइट्रोजनियस बेस और राइबोस एक पेंटोज शुगर और 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जब फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। जब इन बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है और वो एटीपी की फॉर्म में होती है और ये एनर्जी फिर हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह।